हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ही जो है इसके पहले इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन आदि के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे मौद्रिक नीति के अगले पड़ाव में जो है टूल्स ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के हथियार, औजार या यंत्र को देखेंगे। तो इसी को मौद्रिक नीति कहा जाता है। आरबीआई के हथियार कौन कौन से हैं? मौद्रिक नीति को दो पार्ट में हम बांट के देखेंगे। एक मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड, और दूसरा देखेंगे गुणात्मक विधि यानी कि क्वालिटेटिव मेथड। गुणात्मक विधि को सिलेक्टिव मेथड यानी कि चयनात्मक विधि कहा जाता है, और इसको क्वांटिटेटिव मेथड को मात्रात्मक विधि या परिमाणात्मक विधि कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसके टूल्स के रूप में इसका उद्देश्य क्या होता है? आरबीआई को मात्रात्मक विधि या गुणात्मक विधि लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या करेगा ये? या तो स्थिति के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को या तो अर्थव्यवस्था में बढ़ाएगा या मनी सप्लाई को कम करेगा। तो टूल्स देख लेते हैं। पहला टूल्स है रेपो रेट यानी कि रेपो दर। दूसरा है बैंक रेट यानी कि बैंक दर। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट इसको कहेंगे। चौथा है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। चौथा है SLR यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। इसे स्विच ऑपरेशन भी कहते हैं। छठा है OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुली बाजार की क्रियाएं, इसे कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। और सातवां है MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। इन सारे टूल्स का प्रयोग करके आरबीआई अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को बैलेंस करता है। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे एक एक को। मात्रात्मक विधि के जितने भी टूल्स हैं उसको एक एक ठो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद गुणात्मक विधि को पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। रेपो रेट, बैंक रेट के बारे में पूछ देगा। CRR का फुल फॉर्म पूछ देता है। कभी कभार SLR का, OMO क्या होता है, सबके बारे में पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के टूल्स को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोगों ने देखा था कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन कैसे होता है। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में असंतुलित क्यों हो जाती है, यानी कि डिसबैलेंस इन इकोनॉमी। तो असंतुलन के दो ही कारण होते हैं। या तो डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से, तब प्राइस बढ़ जाती है यानी कि मुद्रास्फीति वाली कंडीशन, या सप्लाई बढ़ जाए डिमांड से यानी कि मंदी वाली कंडीशन, अवस्फीति यानी कि डिफ्लेशन वाली कंडीशन, जो बाद में रिसेशन और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। यहाँ पे जब डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से, तो डिमांड बढ़ने की वजह से, पूर्ति कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? प्राइस में निरंतर वृद्धि हो जाती है और निरंतर मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहती है। और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए या मंदी को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई इन टूल्सों का, जितने भी टूल्स हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, इसका जो है प्रयोग करता है। ठीक है। आरबीआई के टूल्स का फोकस क्या रहता है? आरबीआई के जो टूल्स हैं उसका फोकस केवल मांग पर नियंत्रण करना है, यानी कि लोगों की क्रय शक्ति पर नियंत्रण करना है। आरबीआई का सीधा संबंध, आरबीआई का टारगेट किस पे होता है? केवल मांग पे होता है। आरबीआई का टारगेट केवल मांग को या तो ज़्यादा कर सकता है या तो कम करके जो है अर्थव्यवस्था को संतुलित करेगा। सप्लाई पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि सप्लाई पे केवल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि आगे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिमांड पे फोकस, जितनी भी बातें करेंगे आरबीआई से संबंधित, तो वो केवल डिमांड को बढ़ाएगा या तो घटाने का काम करेगा, सप्लाई को बिल्कुल नहीं। इसी स्थिति को सही करने के लिए सप्लाई भी तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जाता है। और उसको पढ़ने के लिए हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, जो कि इसको पूरा आरबीआई ख़त्म करने के बाद हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है और बैंक रेट, दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। तो रेपो रेट, इसको रीपरचेजिंग रेट भी कहा जाता है, या बाजार में नकदी डालने की क्रिया को रेपो रेट कहा जाता है। बाजार में नकदी डालने की क्रिया को रेपो रेट कहते हैं, रीपरचेजिंग रेट कहा जाता है। और एक होता है बैंक रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है अल्पकालीन, यानी कि शॉर्ट टर्म होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, उस दर को रेपो दर कहते हैं। अल्पकालीन ऋण देता है आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, इत्यादि बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन कुछ
समय के लिए, अल्पकाल के लिए जब ऋण देता है तो उस दर को कहेंगे रेपो रेट। ठीक है। और बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। इसकी परिभाषा है कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है उस दर को बैंक दर कहा जाता है। दीर्घकाल के लिए यानी कि ज़्यादा समय के लिए जिस रेट पर देगा ऋण। अल्पकालीन जो ऋण होता है उस ऋण जब देता है तो उसके बदले में क्या लेता है? प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी के आधार पर ही ऋण देता है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऋण लेना है, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी बैंक को इससे ऋण लेना है तो वो कुछ कागजात, जैसे मान लीजिए ज़मीन के कागजात है वैसे अपने पास रखता है कुछ प्रूफ के तौर पे और फिर ऋण दे देता है। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा रेपो रेट का ही इस्तेमाल करता है, बैंक रेट का बहुत कम इस्तेमाल करता है। इसको एक बार देख लेंगे कि आरबीआई का संबंध किससे है। आरबीआई का संबंध हमेशा कमर्शियल बैंक से होता है, बैंकों से होता है, ना कि आम व्यक्ति से होता है। आरबीआई जो होता है, आरबीआई हमेशा ही ऋण देता है बैंकों को। ये आरबीआई है, ये है कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक, इसे कहेंगे वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। और ये होता है, ये है मार्केट। मार्केट में दो लोग होते हैं, या तो होते हैं कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर, या होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, और कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? ये भी व्यक्ति होता है, दोनों व्यक्ति होता है। तो ये काम आरबीआई का सीधा संबंध किसी भी व्यक्ति से नहीं होता, यानी कि मार्केट से नहीं होता। आरबीआई का संबंध कंज्यूमर से नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, और ना ही प्रोड्यूसर से होता है। आरबीआई केवल और केवल कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, और कमर्शियल ये देगा बैंक रेट पे, या तो बैंक दर पे देगा, या देगा जो है रेपो दर पर। रेपो दर पर कमर्शियल बैंक को ऋण देता है, और ये भी ऋण देने का ही काम करता है। ये भी ऋण देने का काम करता है। आरबीआई ऋण देगा कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक ऋण देगा मार्केट में, और मार्केट से जो है कंज्यूमर को मिलेगा और प्रोड्यूसर को मिलेगा। कंज्यूमर का डायरेक्ट संबंध आरबीआई से नहीं होता, ना ही प्रोड्यूसर का होता है। आरबीआई जो है राज्य सरकार को ऋण दे सकता है, राज्य सरकार को दे सकता है, राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार को भी ऋण दे सकता है। केंद्र सरकार को डायरेक्ट किसी व्यक्ति से संबंध नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीआई जो है किसी व्यक्ति को ऋण दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो आरबीआई का कोई संबंध नहीं होता उपभोक्ता से और उत्पादक से। इसके अगले पड़ाव में आरबीआई हम देखेंगे कि रेपो दर और बैंक दर का प्रयोग करके किस प्रकार से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, या मनी सप्लाई को क्या करेगा? घटाएगा।